पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ मास्टर साहब। ये किताब लिखी है मृणालिनी श्रीवास्तव। तो देखते हैं ये कहानी में क्या होता है। उन दिनों हमारे गांव में एक ही स्कूल था, वह भी प्राइमरी। उस स्कूल में 2 ही अध्यापक थे। हम में से कोई भी बच्चा उनके नाम नहीं जानता था। हम तो उन्हें बड़े मास्टर साहब और छोटे मास्टर साहब कहते, जो जल्दी बोलने के कारण बड़े मास्टर साहब और छोटे मास्टर साहब बन गया था। ये दोनों अध्यापक 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को बारी बारी से पढ़ाते। जब तक एक कक्षा सवाल हल करती, दूसरी कक्षा हिंदी का पाठ पढ़ रही होती, और जब दूसरी कक्षा प्रश्नों के उत्तर लिख रही होती तो माँ साहब किसी और कक्षा को भूगोल पढ़ा रहे होते। इस तरह सभी कक्षाएं अपना अपना काम करती रहती। बड़े माँ साहब बहुत सख्त आदमी थे। वे थे भी खूब ऊंचे तगड़े। खादी का धोती कुर्ता पहनते, खलवाट सिर पर नाव वाली टोपी लगाते और पाँवों में होते चमड़े के मोटे चमरोंदे। माँ साहब के पास एक मजबूत लकड़ी थी, जिसके दोनों सिरे पतले और छेद वाले थे, ठीक वैसे ही जैसे कि तराजू की डंडी के होते हैं। डंडी के एक सिरे पर सुतली बंधी रहती, ताकि उसे दीवार पर टांगा जा सके। इस लकड़ी का नाम माँ साहब ने रख रखा था मौला बख्श। मौला बख्श न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ा चुका था। गांव के सभी छोटे बड़े मौला बख्श को खूब अच्छी तरह पहचानते थे। मौला बख्श हमारी क्लास में ब्लैक बोर्ड के पास दीवार पर टंगा रहता। किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि उसे छू भी सके। माँ साहब जो ही क्लास में आते, मॉनिटर मौला बख्श को उतार कर मेज़ पर रख देता। माँ साहब उसे बड़े प्यार से सहलाते, फिर मेज़ पर टकटकाते और पढ़ाई शुरू हो जाती। पढ़ाई के बीच चू की आवाज़ करना भी मना था। माँ साहब पढ़ाते बहुत बढ़िया थे। बार बार एक ही बात को समझाते और तब तक दोहराते जब तक उन्हें यकीन न हो जाता कि सभी बच्चे समझ गए हैं। माँ साहब को लापरवाही ज़रा भी पसंद नहीं थी। उन्हें यदि कोई बच्चा पढ़ाई की तरफ से लापरवाह नज़र आता तो उसकी खैर नहीं थी। किताबें गंदी करना, कॉपी से पेज फाड़ना, स्याही गिराना या लेख गंदा लिखना सब लापरवाही समझा जाता था। और लापरवाही का दंड क्या है, सभी बच्चे जानते थे। बड़े माँ साहब की नज़र बहुत तेज थी। वे राह चलते बच्चों को दूर से पहचान लेते और अगले ही दिन पूछताछ शुरू हो जाती। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो तुरंत उसके घर लड़के दौड़ाए जाते। अगर लड़का घर पर न मिला तो बच्चों को यह आदेश था कि वह जहाँ भी मिले उसे डंडा डोली करते ले आओ। डंडा डोली करने में सभी बच्चों को मज़ा आता था। इसमें बच्चे मिलकर लड़के को हाथ पाँव से लटकाकर उठा लेते और माँ साहब के सामने लाकर खड़ा कर देते। उन दिनों कहीं दूर जाने की न तो जगह थी न साधन। बच्चे अक्सर छिपकर आम के बड़े बाग में, नदी के किनारे या पुराने टीले के पीछे ही खेलने जाते थे। पुराना टीला हम सभी का प्रिय स्थल था।
किसी ज़माने में यहाँ कोई किला या बड़ी हवेली रही होगी, जो अब खंडहर बन गई थी। इसमें चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए थे। इन टीलों के पीछे छिप जाना बड़ा सहज था, पर बच्चे तो आपस में एक दूसरे के बारे में जानते थे, इसलिए स्कूल से भागे लड़के को खोजना उनके लिए जर्रा भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा यदि बच्चा बीमार हो या चोट चपेट आ गई हो तो भी माँ साहब से बच नहीं सकता था। माँ साहब खुद ही उसके घर जा पहुँचते। बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी पड़ताल हो जाती। कहाँ चोट लगी, कैसे बीमार पड़ा, खाने को क्या क्या दिया, दवा किसकी ली, डॉक्टर की या वैद्य की। हजारों प्रश्न थे उनके पास और वे तब तक प्रश्न करते रहते जब तक उन्हें तसल्ली न हो जाती। एक बात माँ साहब में बहुत अच्छी थी, वह पहले दिन जिस लड़के को डांटते अगले दिन किसी न किसी बहाने उसके सिर पर हाथ जरूर फेरते। उनके हाथ का स्पर्श इतना सुखकर था कि बच्चा सारी डांट भूलकर उनके प्यार में सराबोर हो जाता। इन सभी बातों के बावजूद यह सच था कि माँ साहब से किसी भी हालत में बच पाना कठिन था। इसीलिए अक्सर बच्चे भगवान से प्रार्थना करते कि या तो माँ साहब को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दे या उन्हें बीमार ही कर दे। पर माँ साहब न तो कभी गांव से बाहर गए और न ही बीमार पड़े। ऐसे ही खेल कूद कर पीट पिटा कर दिन गुजर रहे थे कि पड़ोस में रहने वाले रघु चाचा का भांजा उनके पास रहने आ गया। उसका नाम था निहाल चंद। निहाल का चेहरा गोल मटोल और शरीर छरहरा था। घुंघराले बाल हर समय उसके माथे पर पड़े रहते। देखने में वह एकदम सीधा सादा था, पर था अव्वल दर्जे का शरारती। उसके दिमाग में हर समय कोई न कोई शैतानी भरी रहती। वह कब क्या खुराफत कर डालेगा किसी को पता न चलता। राह चलते चलते पत्थर उछालना और छोटे छोटे बरसाती मेंढक पकड़कर किसी के थैले में डाल देना उसे पसंद था। पाँव की अड़ंगी लगाकर गिरा देना तो उसकी आदत बन चुकी थी। निहाल में एक खासियत थी कि वह आमने सामने किसी से नहीं लड़ता था। हाँ, दो लड़कों को लड़वा कर बीच बचाव करने में उसे बहुत मज़ा आता था। अपनी इन्हीं आदतों से निहाल जल्दी ही बच्चों की टोली का लीडर बन बैठा। लीडर भी ऐसा था कि बच्चे उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते। निहाल की कॉपी किताबें जिन्हें वह यहाँ आते समय साथ लाया था बिल्कुल बुरी हालत में थी। कुछ फटी, कुछ अधफटी, किसी पर भी कवर नहीं, कहीं पर स्याही के निशान तो कहीं हल्दी के धब्बे, जैसे खाते खाते कोई चीज़ कॉपी पर रख दी हो। इसके अलावा उसके बस्ते में टिन और गत्ते की कई छोटे छोटे डिब्बे ढूसे रहते। इनमें से किसी में कंचे, किसी में इमली के बीज, किसी में चौक और पत्थर के टुकड़े, रबड़ के छल्ले, टीन की पत्तियाँ, रंग बिरंगी बटन, न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम भरा रहता। वास्तव में ये है फालतू सामान नहीं, बल्कि निहाल चंद के हथियारों का जखीरा था। इनसे वह नए से नए करिश्मे दिखाया करता था। बड़े माँ साहब ने पहले दिन निहाल से उसकी सभी कॉपियाँ और किताबें मंगवाई। निहाल ने रद्दी की तरह कॉपी किताबों का बंडल बस्ते से निकाला और मेज़ पर रख दिया। माँ साहब ने एक दो कॉपियाँ उलट पलट कर देखी, तभी बड़ी जोर से टर्र की आवाज़ हुई। आवाज़ कॉपियों के बीच से आई थी। माँ साहब के साथ सारी क्लास चौंक गई।
तभी उनका ध्यान कागज़ के एक लिफाफे पर गया जो कॉपियों के बीच से उछला था। माँ साहब ने उठाकर देखा। एक लोहे का तार का गोला था जिस पर रबर के छल्ले में बटन पिरोकर बल देकर रखा हुआ था। कागज़ में लिपटा वह रबड़ जो ही हिला, टर की आवाज़ के साथ उछल पड़ा। माँ साहब ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा। वह सिर झुकाए खड़ा था, मानो गलती से वह रबड़ वहाँ आ गया हो। अब यह तो भगवान ही जानता था कि या निहाल कि वह पैकेट अनजाने में कॉपियों के बीच आ गया था, या निहाल ने उसे जानबूझकर रखा था। उस दिन माँ साहब ने उसे चेतावनी दी कि 2 दिन के अंदर अपनी सब कॉपी किताबें ठीक कर ले। निहाल ने चेतावनी को इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। माँ साहब भूलने वाले तो थे नहीं। ठीक 2 दिन बाद उन्होंने निहाल से कॉपियाँ दिखाने को कहा। निहाल फिर से फटी अधफटी कॉपियाँ लेकर माँ साहब के पास जा पहुंचा। कॉपियों की वही हालत देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने मौला बख्श हाथ में उठाया और उसके तरफ बढ़े। निहाल भी कम नहीं था। मेज से उतरा तो कुर्सी लुढ़कता ब्लैक बोर्ड के पीछे और फिर मेज के नीचे। माँ साहब उसके पीछे पीछे थे। तभी निहाल ने माँ साहब की मेज को, जो साधारण लकड़ी की बनी थी और हल्की सी थी, नीचे से ही सिर पर उठा लिया। पिटाई से बचने के लिए इससे अच्छी ढाल और कौन सी होती। निहाल मेज को सिर पर उठाए गोल गोल घूम रहा था और माँ साहब का मौल बख्श बार बार मेज पर ही पड़ रहा था। सारी क्लास जो डरी सहमी बैठी थी हो करके हंसने लगी। देखते ही देखते क्लास में हड़कंप मच गया। निहाल मेज को सिर पर लिए ही बाहर सड़क पर आ गया। उसके पीछे माँ साहब और उन दोनों के पीछे शोर मचाते कक्षा के बच्चे। आसपास की कक्षाओं के बच्चे भी बाहर निकल आए। दुकानदार और राह चलते लोग भी इस अजूबे को देख हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। माँ साहब उसे वही छोड़ वापस कमरे में आ गए। ऐसा उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई बच्चा बेकाबू हुआ हो। अगले दिन रघु चाचा निहाल का कान पकड़ घसीटते हुए लाए। चाचा के कुछ कहने से पहले ही निहाल ने माँ साहब के पाँव पकड़ लिए। वह जोर जोर से रो रहा था और रोते रोते माफ़ी मांग रहा था। माँ साहब ने उससे खड़ा होने को कहा, फिर वह पाँव ही नहीं छोड़ रहा था। उसने माँ साहब के दोनों पाँव इतने मजबूती से जकड़ रखे थे कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसे खड़ा किया गया और कक्षा में भेज दिया गया। इस घटना का बच्चों और माँ साहब पर अलग अलग तरह से असर हुआ। बच्चे अब माँ साहब से पहले जितना नहीं डरते थे और अपनी बात कह सकते थे। दूसरी तरफ माँ साहब ने मौला बख्श से काम लेना कम कर दिया था। रही बात निहाल की, तो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। हाँ, अब वह क्लास में शरारतें कम करता था। कुछ दिन शांति से गुजरे। बच्चों के बीच इस घटना की चर्चा फीकी पड़ गई। परीक्षा पास आ रही थी, इसलिए बच्चे अपनी अपनी किताबों में डूबे हुए थे। उन्हीं दिनों गांव के बाहर सर्कस लगा। रंग बिरंगे कपड़े पहने, ऊंचा टोप और नकली मोटी सी नाक लगाए रिक्शा पर बैठा जोकर दिन भर सर्कस लगने की घोषणा करता रहा। बच्चे स्कूल के बाद दौड़ दौड़ कर मैदान में लग रहे ऊंचे ऊंचे तंबुओं को देखने पहुंच जाते। पिंजड़े में बंद भालू, शेर और बंदरों को देखने में उन्हें बड़ा मज़ा आता।
तंबू के चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टरों में नए नए कारनामे दिखाए गए थे। साइकिल चलाता भालू, आग के गोले से निकलता शेर और मछलियां निगलता आदमी। सर्कस शुरू हो गया था। टिकट था केवल 2 आना।